जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 17 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके लिए कौन से पेड कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआर, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी, इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और बैचेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाते हैं। ट्रेंड्स को ध्यान ध्यान रखते हुए तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि एक कोर्स बना दिया उसको बार बार बेचा जा रहा है, नहीं। हर साल हमारे कोर्सेज जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपडेट होते हैं, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जरूर अपनी प्रिपरेशन को जो है वो सॉलिड और स्मूथ रखने के लिए जो है वो कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। और ये है आज के टॉपिक जिनको हम लोग कवर करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के। और अगर आप फोन करके बताते हो कि आप करंट अफेयर्स के रेगुलर फॉलोअर हो, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो फटाक से चलो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। मैं आपको टॉपिक्स जो समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से जो है वो सुनना है, सबसे पहला पॉइंट। और जो चीज मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, वो चीज आपको जो है वो नोट डाउन करनी है। ऑलराइट, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, हम एक बार जो है वो आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड, कि किसी ने कोई कमेंट पे कोई डाउट तो नहीं पूछा है, और आपके आंसर्स भी देख लेता हूं मैं। वैसे मैं समय समय पर रिव्यू कर देखता ही रहता हूं आप लोग के आंसर्स वगैरह। तो प्रीति मिश्रा बहुत बढ़िया, गोल्डी एलेक्स सेम हेयर 24/7 वर्क, हाँ आई अंडरस्टैंड। मदर के लिए काफी डिफिकल्टी होती है 24/7। मदर क्या मतलब, एवरी वुमन हम लोग को वो देखने को होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालती है ना वो। पायल भारती वेरी गुड, आयुषी सिंह, कुशल सिंगल बहुत बढ़िया यार, दीप शिखा, ईशा ठाकुर, श्वेता यादव, बहुत बढ़िया। ऐसी बस रेगुलरिटी मेंटेन करो और आंसर जो है वो देते रहो। एक सेकंड, चलो। तो फाइनली हम लोग जो है वो अपने सेशन को जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। अब ये जो टॉपिक है ये इंडिया का सॉल्ट क्राइसिस का टॉपिक है। मैं तो कहूंगा ये इंडिया का साइलेंट सॉल्ट क्राइसिस है, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक साइलेंट एपिडेमिक के बारे में, यानी कि ऐसी महामारी जिसने चुप्पी जो है वो डाल के रखी हुई है। देखो लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पे, जो है आप देखने की जो है कोशिश करो तो आपको देखो यहां पर नजर आएगा साइलेंट एपिडेमिक, दिख रहा है ये। खाने में भैया नमक कम है, शेफ ने नमक तो डाल दिया, घर पे मम्मी ने नमक तो डाला हुआ है, बट फिर भी जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें नमक जो है वो कम लग रहा है। ऐसा हो रहा है मैक्सिमम लोगों के साथ। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, बट मैंने अपने आप को जो है वो कंट्रोल किया। अब मैं ज्यादा सॉल्टी फूड जो है वो अवॉइड करता हूं, और ये भी एक प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो हो पाता है, राइट। एकदम से नहीं। पहले बहुत लगता था कि भाई एक्स्ट्रा नमक डालो, एक्स्ट्रा नमक डालो। कभी आपने किसी से सुना भी होगा कि ज्यादा नमक मत डलवा, हड्डियां गल जाएगी, राइट। ये एक साइलेंट किलर भी बनता जा रहा है, एक महामारी है जो आगे चल के जो है फूटेगी। तो उसके लिए अभी से सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, एक व्यक्ति, आप हमेशा देखना कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति जो होते हैं वो लोग अपनी डाइट पर, अपनी हेल्थ पर मेनली फोकस करते हैं। 99% लोग आप देखोगे जो भी सक्सेसफुल है वो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी मील्स जो है वो ले रहे हैं, राइट। आपको मुझे अंबानी मत बोल देना यार, है ना, कि अनंत अंबानी को देखो यार सर, अरे वो भी फिट हो गया था यार, उसके जेनेटिक्स का इशू है। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो जेनेटिक्स इशू है। तो जेनेटिक इशू जो है वो डिफरेंट रहते हैं, बट कंपैरेटिवली वो जो फूड इनटेक करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, महंगी डाइट वगैरह जो लेते हैं, राइट, उनके उनके लिए खड़े होंगे भाई सैकड़ों ट्रेनर्स, आपके लिए भी खड़े होंगे आगे चल के। बट राइट नाउ आप कर रहे हो एग्जामिनेशन की तैयारी, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि वॉट एवर यू आर ईटिंग, चेक करो कि आप सही चीज खाओ। खराब चीज बिल्कुल इनटेक मत करो, ऐसी चीज खाओ जो आपको हेल्दी रखे, फिट रखे, राइट।
तो योर गट इज योर सेकंड ब्रेन, हमेशा कहा जाता है जो आपका पेट है वो सेकंड ब्रेन है। तो ये जो टॉपिक है ये उसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े मुद्दे की बात हो रही है। जो मुद्दा है कि आज की डेट में लोगों को ज्यादा नमक की रिक्वायरमेंट हो रही है, एंड दैट इज अ साइलेंट एपिडेमिक, आप कह सकते हो। यानी कि एक ऐसी महामारी है जिसने अभी चुप्पी जो है वो ले रखी है और आगे चल के फटेगी है। हर दिन इसका इंपैक्ट किचन में होता है, ज्यादा सॉल्ट का कंजप्शन, खाने में ऑलरेडी नमक डाल के दिया मम्मी ने, बट फिर भी हम चिल्ला रहे हैं कि नमक कम है, क्योंकि हमने बॉडी को उस तरीके से यूज टू बना लिया और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत घातक है। आईसीएमआर के एनआईई ने इस पर पंजाब और तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी, लिख लो आईसीएमआर एनआईई। इन्होंने जो है वो एक सॉल्ट रिडक्शन, लिख लो ये पूरा का पूरा सॉल्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट पंजाब और तेलंगाना में जो है वो शुरू किया, राइट, कि जिससे कि ऐसे मुद्दे सामने आए, जो लोग ज्यादा वो खा रहे हैं ना सॉल्ट, नमक का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने का ये प्रोजेक्ट था। यहां तक बात क्लियर? जितनी चीज हाईलाइट करूंगा सिर्फ उतनी चीज नोट डाउन करनी है, राइट। साइलेंट एपिडेमिक लिख लो, ये प्रोजेक्ट लिख लो, सॉल्ट क्राइसिस लिख लो। चलिए, तो सॉल्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट है ये, पंजाब और तेलंगाना में लॉन्च हुआ। इसका मकसद है कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस बढ़ाना, काउंसलिंग देना और लो सोडियम सॉल्ट प्रमोट करना। लिख लो ये वाला पॉइंट, लो सोडियम सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट जो है वो प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको जो है वो बताता हूं, सेकंड पॉइंट पढ़ो इसका। आप जानते हो कि शहरी क्षेत्र में जो इंडियंस रहते हैं वो हर दिन 9.2 ग्राम्स नमक लेते हैं, और रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो 5.6 ग्राम हर दिन नमक लेते हैं। ये एवरेज एक डेटा सामने आया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 5 ग्राम पर डे से ये काफी ज्यादा है। अब आपको यहां पर क्या चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि एक व्यक्ति को जो है वो नमक एक दिन में जो है वो कितना लेना चाहिए, तो 5 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं। देखो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई है ना, जो कि आपको पहले पता नहीं थी। जनरली कॉमन मैन क्या बोलता है कि नमक कम खाया करो यार, बट आप एक ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हो, है ना, आप एक सही अप्रोच से तैयारी कर रहे हो। तो अब से जब नमक खाने में डालने की बात आएगी तब आप एक पॉइंट और टेबल पे ऐड कर देना कि भैया आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक व्यक्ति को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, बट इंडिया में इट जस्ट डबल हो रहा है, 9.2 ग्राम्स। एग्जैक्टली आपको मैंने क्या ये चीज नहीं लिखवाई, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप ये लिखो कि शहरी क्षेत्र में इंडियंस कितना नमक ले रहे हैं, क्योंकि ये पूछेंगे नहीं। पूछेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कहती है नमक के बारे में, तो कहती है कि 5 ग्राम से ज्यादा एक दिन में एक व्यक्ति को नमक नहीं इंटेक करना, बट इंडिया में उसका इंटेक काफी ज्यादा है, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग से सोडियम इंटेक कम करने का ट्राई हो रहा है, स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, राइट। होता है ना भाई, नमक कम खाना चाहिए यार, और ये कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी क्रिएट करता है, जो आज की डेट में आप देख रहे हो ना, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम, देखो यहां पर लिखा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। डिजीज के बारे में लिखा होगा भी यहाँ पे, अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लोगों को अलग अलग, ये देखो ये लिखा ही हुआ, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं कि लोगों को होती हैं, राइट। तो ये चीजें हैं साइलेंट एपिडेमिक, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके ये सब प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑफ नमक, ज्यादा नमक, एक्सेसिव नमक। लोग जानते ही नहीं है, पता है, कि उनका नमक इंटेक जो है वो उनकी हेल्थ जो है वो बर्बाद कर रहा है, बट किए जा रहा है। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को सॉल्ट एपिडेमिक की अवेयरनेस कैंपेन किस फॉर्म में स्टार्ट करनी चाहिए? आप मान के चलो कि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, सोचो, और आप क्या कैंपेन कहां पर रन करोगे जिससे कि लोग नमक का इंटेक कम कर ले, यानी कि क्या आप एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू करोगे या ऐसा, अब जैसे आपको बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया है कि भाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको एक प्लान रेडी करना है अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जिससे कि नमक इंटेक को जो है वो रिड्यूस करवाना है लोगों के, तो अवेयरनेस क्रिएट करवाओ, कैंपेनिंग शुरू करो। तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे 2 लाइन में लिख कर कि आप
का क्या प्लान रहेगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट से नमक इनटेक को कम करवाने का, बस दैट्स इट। बाकी ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, नॉर्मल सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड। कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का? तो लो सोडियम सॉल्ट NaCl होता है ना, NaCl सोडियम यानी कि Na, क्लोराइड मतलब Cl। लो सोडियम सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का कुछ पार्ट पोटेशियम या मैग्नीशियम सॉल्ट से रिप्लेस होता है, पता है आपको? यानी कि जिस पर्टिकुलर सॉल्ट में सोडियम की मात्रा कम है उसमें आप कुछ पार्ट जो है वो पोटेशियम का इंक्लूड कर सकते हो, या मैग्नीशियम सॉल्ट्स का जो है वो इंक्लूड जो है वो हो सकता है। जैसे कि काला वो नमक होता है ना, क्या बोलते हैं अपन, सेंधा नमक, तो सेंधा नमक भी इसमें ऐड जो है वो हो जाता है। ये देखो लिखा हुआ है, ये फैक्ट लिख लेना, ये वाला पॉइंट लिख लो। लो सोडियम सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उसमें कुछ मात्रा में सोडियम क्लोराइड को रिप्लेस करके आप पोटेशियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सेंधा नमक ज्यादा बेटर होता है कंपैरेटिवली, जो नॉर्मल जो सफेद नमक होता है ना अपने घर में। ठीक है, तो हेल्दी डाइट की तरफ जो है वो आगे बढ़ना हमें जरूरी है। आज की डेट में देखो लोग हार्ट अटैक की वजह से जो मरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, स्ट्रोक्स, ऐसे रिस्क जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। किडनी की बीमारियां भी बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्सेसिव सोडियम। आपने देखा होगा आजकल लोग को स्टोन हो गया, स्टोन हो गया, है ना? पहले नहीं होता था, पहले आप 10 15 20 साल पहले अगर आप इमेजिन करो जब आप छोटे हो गए, तब उस समय इतनी कोई स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि पेट में स्टोन होगा। आज की डेट में देखो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से आप मिलोगे, वो कहीं ना कहीं उसके परिवार में या उसके आसपास के लोगों में बता देगा आपको कि यार उसको स्टोन की प्रॉब्लम हुई, पेट में दर्द हो गया, तो पेट में स्टोन आ गए, है ना? बहुत देखने को मिल रही है सब डिजीज बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन भी जो है वो हाई हो चुका है, राइट, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल ओनली। तो सॉल्ट के इंटेक को कम करना है, यही चीज बस ये बता रहा है और कुछ नहीं है इसमें। इंडियन कल्चर्स में अचार हुआ, स्नैक्स हुआ, घर का खाना, प्रोसेस फूड्स, सब में नमक हाई होता है। देख लीजिए आप किसी भी चीज में, आप देखो इंडियन फूड में सब में नमक हाई है। पब्लिक अवेयरनेस काफी कम है। लोग जो है वो जनरली रियलाइज जो है वो नहीं कर पाते कि उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या डैमेज हो रहा है, बट एकदम से ये डैमेज जो है वो सामने हार्ट अटैक या किडनी फेलियर का रूप लेकर जो है वो सामने आ जाता है। तो यही चीज जो है वो की जाए कि भाई स्ट्रिक्टली जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए, स्पेशली स्कूल्स वगैरह में, है ना? पेरेंट्स को जो है वो समझाया जाए कि बेटा देखो तुम अब देखो क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही पेरेंट्स खुद सुट्टा मार रहे हो, शराब पी रहे हो, बट वो बोलेंगे कि नहीं भाई बच्चा जो है वो नहीं करे ये सब चीज। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, बिकॉज आप जो गलती करते हो आपको रियलाइज होता है कि यार दिस इज द मिस्टेक एंड यू डोंट वांट कि वो मिस्टेक आपके ऑफस्प्रिंग यानी कि आपके बच्चे वगैरह जो है वो करें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को अवेयर करना कि जो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, चॉकलेट्स खिला दे रहे हैं, राइट, तो उनकी अगर हेल्दी, हर एक इंसान को हेल्दी बेबी चाहिए, तो अगर आपको बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट हेल्दी जो है वो रखनी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी हैबिट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हैबिट्स एक बार बिगड़ी तो उसको वापस ठीक करना मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल होता है। और आप लोग के लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, यू हैव टू टेक अ गुड न्यूट्रिशियस फूड। चलो एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रोजाना कितना नमक जो है वो इंटेक करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बता दो। अभी पढ़ा है ना, और ये याद भी रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट चीज थी याद रखने वाली। अब आपको, अब ये क्लाइमेट चेंज का सड़क टॉपिक है, क्योंकि ये पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हो कितनी बार डिस्कस किया हमने। मैं बोल रहा हूँ कि आप पिछले 3 महीने में कम से कम 30 बार डिस्कस किया होगा, कम से कम, है कि नहीं? तो चलिए आइए, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ सुनना है आपको इस टॉपिक को। क्लाइमेट चेंज का माइग्रेशन से क्या कनेक्शन है? तो ऑब्वियस ही बात है यार, जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी तो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे ना। और बाढ़ क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो यही सब चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण गांव क्षेत्रों में रहने का तरीका जो है वो बदल रहा है। बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठावाड़ा ऐसे क्षेत्र से लार्ज स्केल इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहो तो ये एरियाज के नाम लिख सकते हो आप, कि ये एरिया जो है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड है, यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स। सूखा पड़ गया तो लोगों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, बाढ़ आ गई तो दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो उनको चेंज करना पड़ रहा है अपनी लोकेशन, है ना? क्यों? क्योंकि बार बार ये सब इश्यूज लगातार देखने को मिल रहा है, राइट।
और आपको पता ही है कि ये परमानेंट जो है वो होती आ रही है चीजें बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल ले लो, बांग्लादेश का एक गांव है चारपौली गांव, ये तो ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, चारपौली पौली गांव। यहां पर रिवर इरोजन, रिवर बैंक इरोजन ने पूरा का पूरा गांव जो है वो रिलोकेट कर दिया। नदी है वहां पे काटती जा रही है, नदी आसपास की उसको बैंक्स को, रिवर जो होती है नदी जो है वो चल रही है, उसके आसपास का जो बैंक्स होता है रिवर बैंक, उसको वो काटती जा रही है, ब्रॉड होती जा रही है। और वहां पर उस बैंक के बगल में जो लोग रह रहे हैं वो उनको शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि रिवर जो है वो ब्रॉड हो रही है। दिस इज द इशू। तो यही सब चीजें। तो क्या है ये क्लाइमेट माइग्रेशन, किस चीज को बोलते हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप लिखिएगा भी मत। क्लाइमेट माइग्रेशन का मतलब साफ ये नाम से समझ में आ रहा है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है। लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फोर्सफुली अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। लिखा है फोर्स्ड पॉपुलेशन मूवमेंट कॉज्ड बाय क्लाइमेट लिंक डिजास्टर। जलवायु प्रेरित प्रवास का तात्पर्य उन जनसंख्या स्थानांतरों को दर्शाता है जो कि सूखा, बाढ़, समुद्री स्तर में वृद्धि या मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन जैसे जलवायु जनित आपदाओं के कारण होते हैं। तो लिख लो भाई, क्लाइमेट माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये एज इट इज पूरी लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, तो बहुत बेसिक है। इंटरनेशनल रेफ्यूजी असिस्टेंस प्रोजेक्ट 2022, इसके मुताबिक हर साल 2 करोड़ लोग क्लाइमेट या वेदर रिलेटेड इवेंट्स के कारण घर छोड़ देते हैं। ये फैक्ट लिख लेना, ये मेंस में आप उपयोग जो है वो कर सकते हो। सेकंड वाला पॉइंट, हर साल 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग क्लाइमेट की वजह से अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है उनको। सीजनल भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और जब कोई अपना पूरा घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो आपको पता ही है कि बहुत सारी समस्या, स्कूलिंग की, जॉब्स की, कितनी सारी समस्याएं व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर कुछ केस स्टडी जो है वो दी गई है। बुंदेलखंड की बात करें, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 1998 से लेकर 2009 में 9 बार यहाँ पर सूखा रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 10 सालों में सूखा रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर 9 बार। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 2100 तक यानी कि 2100 तक यहाँ टेम्परेचर 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो कैसे लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। बांग्लादेश के चारपौली में 2022 में 500 घर सिर्फ एक हफ्ते में रिवर इरोजन से गायब हो गए। नदी चौड़ी होगी तो भग के जाना पड़ेगा ना लोगों को। विदर्भ और मराठावाड़ा की बात करें, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा भाई। तो इंसान जो है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा उतने हाई हीट में। रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बारिश आ रही है कभी नहीं आ रही है। देखो ये लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला। तो ये चीजें हैं, बहुत बुरी स्थिति आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से नजर आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण एक और नुकसान है क्लाइमेट माइग्रेशन। बस ये चीज आपके मेंस में ऐड हो जाएगी। तो क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है यार, मॉनसून फेल हो जाएगा तो क्रॉप फेल हो जाएगी। अब किसान है एक, किसान के लिए तो खेती सब कुछ है उसका। अब वो बेचारा मेहनत कर रहा है और सफलता उसको नहीं मिल पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपना स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, दूसरे डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिवर्स में फ्लड आ रही है, रिवर चौड़ी हो जा रही है, आसपास के गांव जो है वो तबाह होते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, लंबे समय तक एक एरिया अगर सूखे में रहे, सूखा पड़ जाए, कोई बारिश की बूंद ना आए, हीट वेव्स लगातार आती रहे, तो कैसे लोग वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। फिर डेड ट्रैप्स होता है, ये डेड साइकिल जो हम लोग को देखने को मिलती है। लोग जो है वो अपना बेसिकली खेती किसानी करने के लिए उधार ले लेते हैं और जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो उनको फिर और उधारी लेकर अपनी पुरानी उधारी चुकानी पड़ती है। तो ये डेड ट्रैप साइकिल उनकी जो है वो डेवलप हो जाती है और उसमें अपना घर बार सब कुछ जो है उनको एक टाइम के बाद बेचना पड़ जाता है। सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है, पानी ग्राउंड लेवल में जो पानी जो हम लोग को देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर, वो डिप्लीट हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, खेती ऐसी चीजों में इम्पॉसिबल है। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, रूरल डेंसिटी कम हो रही है। देखिए आप, सेकंड, माइग्रेंट जो है वो दिल्ली सूरत की तरफ जाते जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर्स बढ़ते जा रहे हैं, गार्ड्स, ढाबा हेल्पर्स, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर्स।
इवन इनका डेटा भी जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए उनको गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ भी नहीं मिल पाता है। प्लास्टिक की झोपड़ी बन रही है, वहां पर ना पानी है, ना टॉयलेट है, ना लाइट है, राइट। लोग जैसे जैसे करके अर्बन स्लम्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो डेवलप हो रहे हैं। और इन सब चीजों में गांव में सिर्फ महिलाएं जो है बच जाती हैं, क्योंकि गांव में मौजूद कमाने के लिए जो मर्द जो है वो बाहर चले जाते हैं, और औरतें जो है वो घर पे पीछे छूट जाती हैं, जो अपना फार्म देख रही हैं, घर देख रही हैं अकेले ही, बिना किसी इनकम के। और इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, राइट। स्कूल की अटेंडेंस जो है वो बच्चों की कम होती जा रही है, बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर लॉन्ग टर्म माइग्रेशन जो है वो ट्रेडिशनल विलेज के इंस्टीट्यूशन को तबाह कर देगा। जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि हम हमारा गांव देखो कितना बढ़िया है, कितनी फ्रेश हवा आती है, कितना सुकून मिलता है, वो वाली चीज खत्म हो जाएगी। वो कल्चर, वो बोलते हैं ना कि गांव के व्यक्ति है यार, वो कल्चर लेके आया अपने साथ। शहर में तो झूठ है, फरेब है, बट गांव में आज भी सच्चाई मिलती है, तो वो सच्चाई वाला क्लॉज, वो कल्चर वाला क्लॉज, वो ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज ट्रू, गांव में सच्चाई तो रहती है, क्योंकि शहरों में फरेब ज्यादा है, गांव में सच्चाइयां हैं। ये बात आप खुद ऑब्जर्व करते होगे, जब आप कभी अपने गांव जाते होगे तो आप देखते होगे कि गांव में रहने वाले लोग जो है वो यूनाइटेड रहते हैं। किसी को कुछ हो गया तो एक साथ इकट्ठा हो गए। बट हाँ, कुछ कमियां भी हैं, काफी केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि गांव में सबसे ज्यादा भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पर। बट हाँ, हालांकि ये धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। बट कंपैरेटिवली गांव में यूनिटी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी, यानी कि एक गांव में एक घर में अगर किसी ने चिल्ला दिया ना कि कस के आ, तो दूसरे 3-4 मकान वाले लोग भागते हुए आ जाएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, भली रात में 2 बजे की बात है, क्या हो गया, कुछ नहीं, वो छिपकली देखी थी दीवार पे, तो इसलिए चिल्ला दिए। चलिए, तो इंडिया जो है आज की डेट में लीगली क्लाइमेट माइग्रेंट्स को, पता है आपको, रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये सबसे बड़ा पॉलिसी का चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग जब अपने घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैंने आपको बोला ना, अपनी पॉलिसी, सरकारी नीति जो है, सरकारी स्कीम्स जो है, योजनाएं जो है, उनसे ये सब लोग वंचित हो जाते हैं। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग कहीं पर भी माइग्रेट कर जाएं तो उनको एटलीस्ट राशन तो मिल जाए, बट ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं यार क्या हो गया इस बॉटल को। ठीक है, कोई भी नेशनल लेवल पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है इसका, कि जो मॉनिटर जो है वो कर सकें इन सब चीजों को। फिर कई बार लोग जो है वो क्रॉप फेल हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि कर्जे में जो है फंस जाते हैं। डिजास्टर भी कवर जो है वो नहीं हो रहा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो उसको भी कवर करना जरूरी है। तो हम क्या करें, तो वही कि लीगली जो है वो रिकॉग्नाइज करो क्लाइमेट माइग्रेंट्स को भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। वन नेशन वन राशन कार्ड को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करो, जो मैंने भी आपको बताया। ई श्रम पोर्टल को इंप्लीमेंट करो। मनरेगा मनरेगा और इस प्रकार की स्कीम्स जो है उसके तहत जॉब्स जो है वो अवेलेबल करवाओ सभी लोगों को, जो माइग्रेंट्स हो रहे हैं, है ना, इजिली उनको जॉब मिल सके। बट अभी भी मनरेगा में भी कितने चैलेंजेस है, पहले हमने कितना पढ़ा है मनरेगा के बारे में, कि फंड्स ही प्रॉपर टाइम पर जो है वो नहीं आ पा रहे। तो ये एक अच्छा सा टॉपिक था जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना जो है बहुत जरूरी है। मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो किस एरिया में आता है। बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो स्पेसिफिकली कौन सा वाला एरिया है मैप में। अगर मैं आपसे स्टेट पूछूं तो किस स्टेट के दायरे में या स्टेट्स के दायरे में बुंदेलखंड आ जाएगा, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। क्योंकि वो उस टॉपिक को भी पढ़ा ना, विदर्भ, बुंदेलखंड, इन सब क्षेत्रों में जो है वो बहुत स्थिति जो है वो खराब हो रही है, उसी से एसोसिएटेड ये टॉपिक था। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक भी सुनने वाला है, इनइक्वालिटी, असमानता कितनी ज्यादा है हमारे यहाँ। एक ऐसा टॉपिक है ये जो जीडीपी ग्रोथ और ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप दिखाता है, इंडिया का इनइक्वालिटी पैराडॉक्स। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इनइक्वालिटी कम हो रही है, लेकिन वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बोल रहा है कि नहीं भैया, ये बढ़ रही है इनइक्वालिटी। और ये बात सच है यार। मुझे, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि मुझे खुद जेन्युइनली जो है वो फील होता है कि जो डिफरेंसेस जो है ना, वो लोगों के बीच में अचानक से भी कुछ सालों में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो घट रहे थे कि चलो सब लोग एक समान होकर यूनाइटेड होकर जो है वो रहेंगे, और वही ये मिलता जुलता टॉपिक है
प्रीवियस टॉपिक जो मैं भी आपको बता रहा था कि गांव क्षेत्रों में जैसे लोग यूनाइटेड रहते हैं बट फिर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में आ रहे हो तो आपको मेजर डिफरेंसेस नजर आना शुरू हो जाएंगे शहर में, इनकम के आधार पर, है ना। आप देखिएगा जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपका दोस्त है उसका जब नया नया पैसा आ जाता है ना, तब वो क्या करता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो हो सकता है कि वो अपनी कम्युनिटी चेंज कर ले, वो उन लोगों के साथ बैठना शुरू करे जो ज्यादा पैसे वाले हैं। इट हैपेंस, और वो जरूरी भी होता है कई बार, जरूरी इन द सेंस प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, राइट। बट आपको अपनी रूट्स भूलनी नहीं चाहिए, आपको अपने दोस्तों को उनकी इनकम के आधार पर जो है वो नहीं करना चाहिए। हाँ बट अगर दोस्त बदतमीज है तो ऑब्वियसली बात है कि छोड़ो उसको पहली फुर्सत में, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आगे चल के आप आईपीएस बन गए हैं, आपकी एसपी की रैंक है, अब आपका एक दोस्त है, वो पैसा भी नहीं है उसके पास और बदतमीज भी है, बट ठीक है आप सोचते हो कि चलो ठीक है यार बचपन से जुड़ा हुआ है, अपना तो चड्डी बड्डी है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं अपन। बट छोड़ेंगे नहीं दैट डजंट मीन कि उसको आप सीएम के साथ लेके चलो सीएम की पार्टी में, इट डजंट मीन कि उसको अपने साथ घुमाते रहो। इट मीन्स कि आप उसको बोलो कि बेटा अपने घर पे रहो या मेरे फार्म हाउस पे आ जा, और उस दिन बुलाओ जिस दिन कोई और ना रहे, क्योंकि वो आके आपको बिल्कुल बोलेगा और क्या हाल ये वो, तो लोग आपके आसपास वाले सोफिस्टिकेटेड बोलेंगे अरे यार ये एसपी को ये नॉर्मल आदमी चमका रहा है। इट्स ऑल अबाउट इमेज ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, वो देखना रहता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, असमानता, तो देख रहे हो आप अपने आसपास ही लोग बदल जाते हैं, और ये अच्छी कहावत भी है कि वक्त अच्छे अच्छे लोगों को जो है बदल देता है, और यही तो वक्त की खास बात है कि वो बदलता रहता है। तो अपने आप पर काम करो, बदलो, और जब लोग बदलते हैं तो इक्वलिटी डेवलप होती है। पहले जाति और धर्म के आधार पर होती थी, धर्म के आधार पर अभी तो और बढ़ भी गई है। आप देख भी रहोगे कैसे कैसे कैंपेन चलते हैं, व्हाट्सएप पर फेक प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है, रिलीजन के आधार पर लोगों को दूर किया जाता है। दूसरा, इनकम के आधार पर लोग जो है वो दूर हो जाते हैं, और प्रोफेशंस के आधार पर मान लो डिफरेंसेस। आपके जो दोस्त स्कूल में थे, जैसे ही वो कॉलेज में गए होंगे आपकी दोस्ती काफी सारे स्कूल वाले दोस्तों से टूट गई होगी, और जो लोग कॉलेज में थे जैसे ही आप जॉब में गए होंगे आपकी दोस्ती टूट गई। व्हाट इज दिस ग्रुपिज्म, डिफरेंसेस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा डेफिनेटली। तो ये ऐसे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, तब ये टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि यार कैसी इनइक्वालिटी, तो ये इस टाइप की इनइक्वालिटी जो है वो दर्शा रहा है। डिफरेंसेस, इनइक्वालिटी से ज्यादा बड़ा वर्ड मैं यूज करूं तो डिफरेंसेस, या जो भेदभाव जो हम लोग को देखने को मिलता है लोगों के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन, वो बढ़ रहा है। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, ये तो ये लिखा हुआ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि इंडिया की कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो है वो कम हुई है। गिनी कोफिशिएंट 2011-12 में था 0.288, अब 2022-23 में 0.255 हो गया है। सरकार ने इसे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की सक्सेस जो है वो बताई है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज की वजह से जो है वो इनकम असमानता जो है वो कम करी है। तो क्या चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, इसके एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी रैपिडली जो है वो बढ़ रही है। देखा आ गया इनकम वाला पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा था, पैसे वाला। द गेम इज ऑल अबाउट मनी, पैसा। जेब में किसी के पैसा नहीं आता वो इंसान भयानक चेंज होता है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, है। और ये ऐसे लोग करते हैं जिसके पास नया नया पैसा आता है। तुम्हारा रुतबा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, वो वाली कहानी देखना। और मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो है बैठता हूँ जो नई नई दौलत लेके जो है बैठता है और नई बड़ी बड़ी बातें जो है वो करने लगता है कि यार यार लेट्स गो टू मॉरिशस समडे, वहां की कॉफी अच्छी, एक दिन चलेंगे कॉफी पियेंगे मॉरिशस में बैठ के। अबे लोखंड वाला तक जाने की तेरी औकात नहीं, तू मॉरिशस की बात कर रहा है? कितना पैसा है, अभी भी तेरी सैलरी लगी हो, तू क्या बातें कर रहा है? इट हैपेंस।
तो क्या बता रहा है ये रिपोर्ट कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर बढ़ रही है। कंजम्पशन डेटा रियल इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एंड दैट इज ट्रू। कंजम्पशन डेटा जो है वो रियल इनइक्वालिटी को वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका कंजम्पशन मतलब इनकम कंजम्पशन, समझ रहे हो आपकी, आप खर्चा कितना कर रहे हो, राइट? तो वो रियल इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट जो है वो नहीं करेगा। बट बिहेवियरियल इनइक्वालिटी यहां पर ज्यादा समझना जरूरी है। समझिए आप मेरी बात। कंजम्पशन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या है पहले तो ये समझ लो, ठीक है? ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लिखना मत, क्योंकि जीएस के अंदर ये आपको पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ सुनो, मेरी बातों पे ध्यान दो। कंजम्पशन इक्वलिटी मतलब आप कितना खर्च कर रहे हो। एक होता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग के बेसिस पर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को मेजर किया जाता है कि आप घर पे अपना कितना खर्च कर रहे हो, इंटरनेट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, घर के मेंटेनेंस पे, राइट? घर का राशन हुआ, राइट? ये सब चीजें। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से ये मेजर होता है कि घर पर कितना सर्वे हो रहा है। गरीब के पास सेविंग की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए कंजम्पशन में गैप कम दिखाई देता है, राइट? तो ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वो सेविंग्स ही नहीं कर पा रहे, राइट? पूरा पैसा जितना खाया उतना लगा दिया। तो इसका काम होना मतलब ये जो चीज है, इसका काम ये है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि आप खर्च जो है वो कितना कर रहे हो, है ना? तो ये है कंजम्पशन इनइक्वालिटी। और ये कैसे जो है वो हम लोग को नजर आ रही है कि गरीब सेव नहीं कर रहा और खर्चा जो है वो पूरा लगा रहा है। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन सच अ वे, ऐसे तरीके से अपन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ध्यान देना, वरना ऊपर से जाएगा। एक गरीब आदमी मान लेते हैं अपन, 20,000 रुपए कमा रहा है, अपने घर पे 20,000 रुपए लगा दे रहा है। एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति, 30,000 रुपए उसकी इनकम है, घर पर 20,000 रुपए खर्च कर दे रहा है, बैंक में 10,000 रुपए रख ले रहा है। तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है आपको यहां पर कहीं पे कि इक्वलिटी दिखाई दे रही है? मुझे यहां पर इक्वलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर दोनों ही एक सेम अमाउंट खर्च कर रहे हैं, बट दोनों का लेवल डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सामने वाले ने सिर्फ सेविंग किया हुआ। तो क्या ये सही आंकड़े दर्शाएगा? नहीं। यही चीज यहां पर देखो क्या लिखा है, ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंसेस जो है वो हाउस होल्ड स्पेंडिंग पर, कि अलग अलग हाउस होल्ड अलग अलग पैसा जो है वो खर्च करते हैं, नॉट इनकम और एसेट। दोनों की इनकम अलग है बट दोनों के खर्चे सेम है। दोनों की इनकम अलग है, एक 30,000 कमा रहा है, एक 20,000 कमा रहा है, बट दोनों ही अपने घर पर 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या लिखा हुआ है? हमेशा लोअर देन इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी ड्यू टू लिमिटेड सेविंग कैपेसिटी अमंग लोअर इनकम ग्रुप। तो लोअर इनकम ग्रुप कम सेविंग्स कर पाते हैं, थोड़ा हायर इनकम ग्रुप थोड़ा सेविंग कर सकता है। और कंजम्पशन गिनी में डिक्लाइन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, नहीं कि इसमें कम पॉइंट्स अगर आएंगे तो वो बताएगा कि आप बेटर कंजम्पशन एक्सेस कर रहे हो, बट रियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि ये रियल आपको डेटा जो है वो नहीं दिखाएगा। तो कंपैरेटिवली समझने वाली बात अगर हम करें तो ये इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को तो मिल रही है, बट क्या ये एक्चुअल फिगर में रिफ्लेक्ट कर पाएगी कंजम्पशन के मामले में? नहीं। दोनों के खर्चे सेम है, दोनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सेम होंगे क्योंकि खर्चे जो है वो सेम है, बट दोनों के इनकम गैप्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? इनकम गैप्स, और जहां गैप आया वहां इनइक्वालिटी आ गई। तो इसको कहते हैं कंजम्पशन इनइक्वालिटी। अब वहीं अब सेम चीज बात करें, एक व्यक्ति है जिसका 20,000 रुपए महीने में गुजारा हो जाता है, दूसरा व्यक्ति है जिसका 1,00,000 रुपए महीने में भी नहीं हो रहा। तो ये भी कंजम्पशन इनइक्वालिटी को दर्शाएगा। बट मैंने आपके लिए ये वाला ऑप्शन सेम एक्सपेंडिचर का इसलिए रखा कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ यार, कि हायर इनकम ग्रुप भी और लोअर इनकम ग्रुप भी ये दोनों खर्च तो सेम ही कर रहे हैं हाउस होल्ड में, बट डिफरेंस कहां पे आ जा रहा है? उनके इनकम में। अब इनकम तो बढ़ाई नहीं जा सकती, अभी से जिसकी इतनी कैपेसिटी होगी कमाने की वो उतना ही कमाएगा, राइट? तो ओवरऑल हम लोग को जो है वो क्या चीज समझनी है कि डिफरेंसेस जो हुए वो कहां पर हुए? इनकम के बेसिस पर, नॉट खर्चे के बेसिस पर। ये समझना था।
कि आप स्पेंडिंग के बेसिस पर आपने डिफरेंसेस को आप नहीं देख पाओगे, बट इनकम के बेसिस पर आप डिफरेंसेस को देख पाओगे, क्योंकि लोअर ग्रुप भी सेम खर्च कर रहा है, उसके ऊपर वाला ग्रुप भी सेम खर्च कर रहा है, बट ऊपर वाला जो है वो अपने पास सेविंग भी कर रहा है, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हो, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आएगा वो यही आएगा, इनकम इनइक्वालिटी। ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू फिगर। बात समझना। अब ये बताया गया इन्होंने अभी रिपोर्ट में, इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई 2023 की, उसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया का प्री टैक्स इनकम गिनी 0.61 है। 218 देशों में 170 से ज्यादा इनइक्वालिटी इंडिया में है। समझ रहे हो? हाउस होल्ड सर्वे अंडर रिपोर्ट रिच लोगों की इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग जो है वो अपनी एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखाते हैं, इनकम को जो है वो कम दिखाते हैं, टैक्स से बचने के लिए। कम ऑन से यस और नो, कि एक्सपेंडिचर दिखाते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ऑन रिकॉर्ड तो आपको अलग फिगर जो है वो नजर आएगा, बट इनकम के आधार पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंसेस इंडिया के अंदर। ये वाला पॉइंट सुना है आपने कहीं कि हमारी कंट्री के अंदर 10% लोगों के पास इतनी वेल्थ है जितनी पूरी 90% के पास नहीं है? सुना है? और सिंप्लीफाई कर दो इस टर्म को कि 90% लोग जितना नहीं कमाते उससे उतना या उससे ज्यादा 10% लोग कमा रहे हैं इंडिया के। तो ये इनइक्वालिटी है कि नहीं? कहीं ना कहीं। चलो कई बार इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज के मामले में मिल जाती। मैं बोलता हूं कि किसी की कैपेसिटी कमाने की ज्यादा है, किसी की कमाने की कम है, बट अगर मैं बोलूं अपॉर्चुनिटी की, फेवरेटिज्म की, करप्शन की, इन सब इश्यूज की जो सिस्टम में है, तो वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही? हमारे यहाँ के जो बेस्ट ब्रेन्स है बाहर क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज बाहर उनको ज्यादा इनकम मिल रही है, अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट इंडिया के अंदर ड्यू टू करप्शन फेवरेटिज्म नेपोटिज्म, इन सब चीजों के कारण जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे हो रहा है, और जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनकी सेटिंग है, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है कि नहीं इनइक्वालिटी का? तो अगर आपको इंडिया के अंदर असमानता को खत्म करना है, तो ये सब जो मुद्दे मैंने आपको बताए, इस पर काम करना होगा कि नहीं करना होगा? यस। तो सिर्फ रिपोर्ट्स को, आंकड़ों को आप जनरली सिर्फ पढ़ो मत, उसको आप रिलेट करो इश्यूज से, तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी थिंग। अगर आपके बेस एक बार क्लियर हो गए तो बहुत इजी है वो। मुझे पता है कि आप वो कंजम्पशन इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी में कंफ्यूज होंगे, 100% बता रहा हूँ, 100%, बिकॉज आई नो। मेरे को हो गया भाई 10-15 साल पढ़ाते हुए, 10 साल मिनिमम, उससे ज्यादा, 10 साल से ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं ऑफिशियली। तो आई नो वेरी वेल कि कहां पर स्टूडेंट को समझ में आएगा, कहां पर नहीं आएगा। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो इशू आया होगा, कि भाई खर्चा दोनों ग्रुप, मैंने इसलिए उसके ऊपर वाला ग्रुप लिया है कि एक ग्रुप 20,000 रुपए महीने खर्च कर रहा है, अपने घर के खर्चे उसके 20,000 रुपए महीने के हैं, दूसरे ग्रुप के भी घर के खर्चे 20,000 रुपए महीने के हैं। वो उतना ही कर रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब उस तरीके से। तो दोनों के 20,000 रुपए महीने के खर्चा है, बट इनकम के आधार पर दोनों अनइक्वल है या इनइक्वल है, क्योंकि एक की सैलरी 30,000 है, एक की 20,000 ही है, क्योंकि एक सेविंग कर देता है 10,000 रुपए। तो इसलिए कंजम्पशन इनइक्वालिटी ट्रू फिगर कई बार रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, बट इनकम इनइक्वालिटी ट्रू फिगर रिफ्लेक्ट कर देगी। बस यही तो समझाने की कोशिश की गई। बाकी ये सब आंकड़ा वाकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे सब। वेल्थ इनइक्वालिटी, ये भी देख लो आप। कुछ लोग हैं जिनके पास मकान है खुद का, गाड़ियां हैं 4-4, लगे हुए फार्म हाउस पे फार्म हाउस खरीद रहे हैं, और एक दूसरा व्यक्ति है रेंटेड होम में रह रहा है। फार्म हाउस तो दूर की बात है, बेचारा फार्म हाउस पार्टी में भी नहीं जा पाता, रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा पा रहा है, हालत उसकी खराब है। तो क्या समझ में आ रहा है? वेल्थ इनइक्वालिटी, किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी, किसी के पास कम है। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप कमाइए ना। गलत वहां पर है जो मैंने भी आपको बताया कि कई बार कमाने की अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिल पाती है। सरकार की स्कीम है कि गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख रुपए लोन प्रोवाइड कराएगी स्टार्टअप्स को, बट उस 10 लाख रुपए लेने के लिए 2 लाख रुपए का कमीशन कहीं और खिलाओ, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि वो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे कि नहीं आएंगे। करप्शन, दिस इज द इशू। और इंडिया दुनिया के टॉप 5
सबसे अनइक्वल वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन वाले देशों में शामिल है। वही मैंने आपको बताया नहीं, 10% रिच लोग के पास 90% पूरा वो है। देखो लिखा है लास्ट वाला पॉइंट, कि चाहो तो लिख सकते हो वाला पॉइंट। नेक्स्ट, क्यों रियल इनइक्वालिटी मेजर नहीं हो पाती? हाउस होल्ड सर्वे डेटा में रिच लोग प्रॉपरली कैप्चर नहीं होते, क्योंकि एक्सपेंडिचर दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही दिखा देते हैं। वो टैक्स बेस जो है वो छोटा है, सिर्फ 6 करोड़ लोग जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देखो आप इंडिया के अंदर, ये लिख लो ये वाला पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया के अंदर मात्र 6 करोड़ लोग ही टैक्स फाइल कर रहे हैं। वेल्थ सेंसस हम लोग इंडिया के अंदर कभी निकालते नहीं कि कौन कितनी प्रॉपर्टी किसके पास कितनी, आपको नहीं पता है। आप अपने दोस्त के साथ जो है वो घूमने जा रहे हो, आप अपने दोस्त को जो है बता रहे हो, आज से फॉर एग्जांपल 15 साल के बाद रास्ते में चल रहे हो, आपके दोस्त ने बोला चलो यहाँ पे खाना खाना है यार, आप गए अंदर, आपने बोला कि यार ये यहाँ का ये अच्छा है ये वाली डिश, तो आपका दोस्त पूछता है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ का सूप अच्छा है, अपन तो पहली बार इस रास्ते से आए, अबे मेरा ही रेस्टोरेंट है ये। मजा आता है ना कभी भी सोचने में ऐसा, कि जहां गाड़ी खड़ी हुई वहां इलाका अपना। अरे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहोगे आप, डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी रुक जाओ, आप यही बोलोगे हमारा ही है? क्योंकि वहां पे आपसे पैसे तो कोई चार्ज नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप करप्शन हो, नहीं नहीं करते आप। मैं भी बैठता हूँ बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, कहीं पे भी रुक जाते हैं हम लोग, तो बहुत केसेस में पैसे हमारे पास बिल ही नहीं आता है। काफी केसेस में वो जानबूझकर जो है फिर उनको पकड़ाना पड़ता है रेस्टोरेंट वालों को। ये होगा आपके साथ, देखना आप जलवे आपके, आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी खड़ी होगी, वहां पे तो आपको ये आप एक चीज ऑर्डर करोगे उसके साथ 4-5 चीजें आ जाएंगी आपकी टेबल पे, और उसके लिए मेहनत करो आज। दिस इज इनइक्वालिटी। टॉप 1% शेयर, हील इंडेक्स, ये सब चीजें जो है वो रिकमेंड करते हैं बड़े बड़े जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि वो जो रहते हैं एक्सपर्ट्स वगैरह, तो ये कहते हैं कि भाई आप इन सब चीजों पर काम करो, कि लोगों की वेल्थ को आइडेंटिफाई करने पर काम करो, तब आपको इनइक्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, बाकी क्या ही बोले हम, ये इश्यूज हैं। इससे इसके कारण क्या होता है कि जो छोटा ग्रुप है वो ऊपर उठ नहीं पाता, यही तो इशू है, मैंने आपको बताया ना। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो भी बहुत रिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाती है। बहुत इश्यूज है, ये इश्यूज को खत्म करना है तो चीजों को फेयर करना जरूरी है, लीगल चीजें लाना जरूरी है, कि हर एक चीज जो है वो लीगली हो, हर एक चीज जो है वो एक सिस्टम के तहत हो। रिच सेव करते हैं, पुअर कंज्यूम करते हैं, जब पुअर के पास पैसा नहीं होता तो डिमांड जो है वो गिर जाती है। तो ये भी एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इलीट और रिच लोग इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल जमा लेते हैं इस इनइक्वालिटी के कारण। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन बेनिफिट शेयरिंग जो है वो टॉप अर्नर को ही मिल रहा है कि नहीं? तो ये चीज है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2, 39 क्लॉज सी पढ़ा होगा आप लोगों ने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या बोलती है कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इनकम इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज को कम करे, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरा पैसा है। इसके लिए सरकार स्कीम भी चलाती है, मनरेगा, पीएम किसान, पीएम स्वनिधि, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल योजना वाली जो हम लोग को देखने को मिली ना। बट यही है कि करप्शन है, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा। इसी का, इन्हीं सब चीजों के कारण तो इनइक्वालिटी रहे बढ़ती जा रही है, राइट? इजी लोन जो है वो छोटे बोरोवर्स को मिल नहीं पा रहे, स्कीम्स प्रॉपर टारगेटेड लोगों तक जो है वो पहुंच नहीं पा रही। दीज आर द इश्यूज जिन पर आप लोग को काम करने की आज की डेट में सख्त आवश्यकता है। चलिए, अब जो ऐसा टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एसोसिएटेड है ये टॉपिक। एक नया इंटरस्टेलर विजिटर यानी 3I एटलस डिटेक्ट हुआ है। ये लिख लेना भैया, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस, एलियन वाला है ये, जो हो सकता है अब तक का सबसे पुराना कॉमेट हो सकता है सबसे पुराना कॉमेट। क्या होता है कॉमेट? ज्योग्राफी पढ़ी है ना आप लोगों ने?
क्या होता है कॉमेट? मे बी लिखा ना, मे बी लिखिएगा आप भी, कंफर्म नहीं है, मे बी, यानी कि एक एक इंटरेस्ट। आपसे ये बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आएगा 3I/एटलस, अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या ही है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक कॉमेट है जो अभी खोजा गया है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी चीज देखो, कॉमेट की लिस्ट हम लोग को जो है ये देखने को मिल रही है 2017 और 2019 में भी लेटेस्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, और ये तीसरा भी लेटेस्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले 2017 में हम लोग को ओ माउ, ये जो लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है ये, ओ ओ मुआ मुआ, ओ मुआ मुआ, ओ मुआ मुआ है ना, हाँ, ओ मुआ मुआ। 2017 में ये एक और ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ था, यानी कि स्पेस में। उसके अलावा 2019 में 2I/ बॉरिसॉफ, ये जो है वो हुआ था, और तीसरा ये अभी हो गया 2025 में 3I/एटलस। बस इतना लिखो, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और सबसे पुराना कॉमेट ये जो है बताया जा रहा है। एक तो पहला पॉइंट इसका, ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, 1 जुलाई 2025 को अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ, और किससे हुआ ये लिख लेना, एरो बना के जो है लिख लो, एटलस टेलीस्कोप से हुआ, इसलिए AI/एटलस लिखा हुआ है। एटलस टेलीस्कोप से हुआ, और एटलस टेलीस्कोप जो है वो कहां पर वो है, लगा हुआ है, तो ये चिले में लगा है। एटलस टेलीस्कोप जो है वो कहां पर लगा है, चिले में लगा हुआ है, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चिले कहां पर है? चिले साउथ अमेरिका में, ध्यान से देखिए। आटाकामा डेजर्ट है वहां पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना। ये वाला फैक्ट जो मैंने आपको डेजर्ट का बताया ना, एक बार चेक कर लेना, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। आटाकामा डेजर्ट अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिले में ये मौजूद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टेलीस्कोप है, एटलस टेलीस्कोप, जिसकी मदद से एक दूर दराज का एक हमने ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्कवर किया, जिसको कहा जा रहा है कि एक कॉमेट है, और जिसका नाम है 3I/एटलस। तो जुपिटर के ऑर्बिट के पास है, धरती से लगभग 917 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड हम लोग को देखने को मिल रही है। बस और कुछ आपको लिस्ट में लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। तो ये कंफर्म करता है कि इसका ओरिजिन सोलर सिस्टम के बाहर जो है वो हुआ है, ये बन गया है थर्ड नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। बस तीसरा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ओमुआमुआ, बॉरिसॉफ, और ये क्या था ये, 3I/एटलस। अच्छा, 1I था, वन वन पहला इंटरस्टेलर था 1I ओ माउमुआ, ठीक है, ये 1I लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 2I जो था वो बॉरिसॉफ था, और 3I का नाम ही एटलस है, ठीक है, 3I/एटलस, ठीक है। ऐसा ये फिगर याद रखना, ठीक है। तो ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हम लोग को रहा देखना, देखो यहाँ पे भी लिखा ना, ये चिले में डिटेक्ट हुआ है 1 जुलाई 2025 को, 917 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है धरती से, और देखो 3I/एटलस ये लिखा हुआ है, ये वही है, ठीक है। कौन सी शेप का है, क्या है, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एलियन स्टार सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। इससे तो भी बहुत न्यूज जो है वो आ रही थी कि अभी एलियन, एक ऐसी चीज जो है मिली है जो पुष्टि कर रहा है कि एलियन हो सकते हैं। तो उन सब पे आपको जाना नहीं है, आपसे क्वेश्चन जितना पूछेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी चीज समझने वाली जरूरी है कि इंटरस्टेलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि दूर दराज के मतलब हमारी धरती से बहुत दूर कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें मिलता है तो उसके फायदे क्या होते हैं उसको स्टडी करने के। तो ये हमें बताता है कि दूसरे स्टार सिस्टम के फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में, यानी कि हमें बता रहा है कि सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे भी जो सिस्टम्स हो वो कैसे हैं, उसको हम लोग स्टडी कर सकें। चले यहाँ पे अपने खुद के सिस्टम को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को नहीं, जरूरी है जो भी चीज हमें मिल रही है
वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमारे लिए काम में आ सकती है, तो इसलिए स्टडी करना जरूरी है। ऐसे थोड़ा अवॉइड करेंगे कि नहीं पहले तो हम सिर्फ धरती, क्योंकि ये बात सच है कि जितना आज की डेट में हम स्पेस को जानते हैं ना, उतना हम आज की डेट में हमारे समुद्र के नीचे कौन सी ऐसी स्पीसीज है उनको नहीं जानते। हमारे समुद्र के नीचे और क्या चीजें हैं वी डोंट नो, जितना हम स्पेस को स्टडी कर चुके हैं। इसलिए तो आज की डेट में अंडर वाटर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है ना। और आइस कंटेंट जो होता है इनका, केमिकल सिग्नेचर होता है, वो बताता है कि किस टाइप के प्लैनेट सिस्टम से आए हैं वो, है ना। कि वहां, और ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये बात तो क्लियर हो ही चुकी है। जैसे मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि किसी और प्लेनेट में भी कोई ऐसे ही पढ़ा रहा हो। तो ये कॉस्मिक टाइमलाइन ट्रेस करने में मदद करता है। ठीक है, अभी कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्या हुआ, तो अब आप वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना कुछ खास। एक विजिटर था ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे सिस्टम के आसपास घूम रहा था, ठीक है, और फ्लाई बाय करके चला गया, बट परमानेंट नहीं गया, दिखता रहेगा। ठीक है, इंटरस्टेलर कॉमेट। अब एयर इंडिया की रिपोर्ट तो आई चुकी है, ये बात आप जानते ही हैं कि क्या गड़बड़ी हुई थी। 260 लोगों की जान चली गई यार, एयर इंडिया 171 क्रैश। तो ये टॉपिक भी आपको पता ही है, इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट मौजूद था, टेक ऑफ के जस्ट बाद जो है वो क्रैश कर गया। मेरे ख्याल से एक आधी मिनट के अंदर ये क्रैश कर गया था ना। दोनों इंजन का थ्रस्ट जो है वो पूरी तरह से, यानी कि पावर पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि फ्यूल कंट्रोल लीवर जो है वो कहा जा रहा है कि सडनली स्विच ऑफ हो गया, मतलब कट ऑफ कर दिया गया, रन टू कट ऑफ पे हो गया। मतलब ये कह सकते हो आप कि जो पायलट जो थे उन्होंने फ्यूल इंजन को जो है वो कट ऑफ कर दिया एकदम से, या कुछ टेक्निकल एरर आया होगा। अभी भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चली रही है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो किसने करी है, तो ये पहले भी मैं आप लोग को जो है पढ़ा ही चुका हूँ कि कौन सी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। ठीक है, अब कुछ चीजें जो बता रहा हूँ सिर्फ सुनो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो है वो करते क्या है। तो ये कॉकपिट में होते हैं, मतलब जहां पर पायलट बैठता है वहां पर होते हैं। इंजन को फ्यूल सप्लाई रेगुलेट जो है वो करते हैं कि इंजन तक फ्यूल जो है वो मिलना चाहिए। दो मोड्स इसके अंदर होते हैं, एक रन होता है, एक कट ऑफ मोड होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। देखो ये दो प्रकार के मोड होते हैं, रन मोड और कट ऑफ मोड। रन मतलब नॉर्मल फ्यूल जो है वो फ्लो करेगा, इंजन इसमें एक्टिव रहेगा, इंजन चलता रहेगा। भाई तेल अगर इंजन के अंदर जाएगा तो इंजन चलेगा ना। और कट ऑफ के अंदर आप तेल को रोक देते हो तो एकदम से इंजन जो है वो रुक जाता है। अब तेल ही नहीं जाएगा इंजन में तो इंजन रुक ही जाएगा। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब देखो सेफ्टी डिजाइन इसका है, इसमें एक स्विचेस जो होते हैं स्प्रिंग लोडेड होते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है कि उसमें आपको पुल जो है वो करना पड़ेगा, जान लगा के खींचना पड़ेगा, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपका हाथ लग गया और एकदम से स्विच जो है वो ऑन हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें ताकत जो है वो थोड़ी सी लगती है इसमें, मतलब यानी कि एक इंसान सोच समझ के जो है वो इसको कट ऑफ करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए इसमें स्प्रिंग लोडेड स्विचेस इसके हम लोग को देखने को मिलता है। लिखा है ना कि पुल टू अनलॉक फीचर इसके अंदर जो है वो शामिल है। पुल टू अनलॉक, देखो ये पुल टू अनलॉक फीचर, जिससे कि एक्सीडेंटल टॉगलिंग ना हो, यानी कि हाथ लगा और स्विच चालू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, या अंगूठा लगा स्विच चालू हो गया, नहीं। इसमें आपको खींचना पड़ेगा, यानी कि इंटेंशनली आपको जो है वो खींचना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप इंटेंशनली ये चीज कर रहे हो, आप फ्यूल को जो है वो बंद कर रहे हो। ठीक है, विजुअल अलर्ट भी दिखाता है, लाल लाइट जलने लगती है कॉकपिट पैनल्स में इमरजेंसी के समय पर कि भाई आपने जो है फ्यूल बंद कर दिया है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। चलो आप पूरे एक केस को जो है वो देख लेते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ जैसे ही उसके कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विचेस जो है वो कट ऑफ कर दिए गए, एक के बाद एक। 1 सेकंड का गैप था, एक को बंद किया, फिर 1 सेकंड के गैप में दूसरे को बंद कर दिया। इससे इंजन जो है वो बंद हो गया। और ये तब हुआ जब एयरक्राफ्ट क्लाइंबिंग फेस में था, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट आया और ऐसे उड़ रहा है वो, राइट। और कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डर में एक पायलट ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो पायलट्स ने इंजन रिकवरी जो है वो ट्राई करी, लेकिन बहुत ये लेट हो गए थे। तो अब जो ये हमारी अथॉरिटी है जिसने इन्वेस्टिगेशन करी, उसने बोला कि किसी एक पायलट को ब्लेम नहीं किया जा सकता, राइट, इस पूरी घटना के दौरान। समझे आप। तो इस तरीके से चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिली कि कंडक्ट हुई।
नॉर्मली टेक ऑफ के दौरान फ्यूल स्विचेस जो है वो टच नहीं किए जाते हैं, मतलब जब टेक ऑफ होता है तब उस समय आप कोई भी किसी प्रकार से फ्यूल के स्विचेस को टच नहीं करोगे, बट एक्सपर्ट ने बोला कि ये मैनिपुलेशन जो है वो अनयूजुअल है और ये पायलट की ट्रेनिंग के अगेंस्ट जो है वो चला जाएगा। ऐसा कभी किसी को ट्रेन जो है वो नहीं किया जाता कि फ्लाइट उड़ रही है और उसी दौरान, यानी कि टेक ऑफ कर रही है, उसी दौरान आप ये बटन जो है वो खींच लो, फ्यूल जो है वो टेक ऑफ कर दो। इवन दो स्विचेस जो है वो दोबारा से रन की पोजीशन पे जो है वो लगा दिए गए क्रैश से पहले, बट इंजन जो है वो टाइम पर जो है वो नहीं कर पाया, उठ नहीं पाया। मतलब टाइम पर उड़ जाता तो उड़ जाता, राइट। मतलब ये कहा गया कि इनने खींचा और फिर वापस इसको बंद कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में, बट मुझे तो मैनिपुलेशन लग रहा है पूरा। क्योंकि आप देखो ना यार, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप देखिए कि लगातार बोइंग के प्लेन्स जो है वो कितने क्रैश हो रहे हैं। और बोइंग कंपनी अमेरिका की है, सबसे बड़ी कंपनी, इनके प्लेन जो है वो लगातार जो है वो क्रैश होते जा रहा है। एयर सेफ्टी में हालत का, अभी अभी लंदन से मेरे ख्याल से नीदरलैंड्स की तरफ एक प्लेन जो है वो उड़ रहा था तो वो भी क्रैश हो गया। और अभी मेरे ख्याल से कल ही की घटना है, पटना में मेरे ख्याल से एक प्लेन जो है वो इंडिगो का था शायद, वो क्या बोलते हैं उसको, लैंड कर रहा था और सही से लैंडिंग हो नहीं पाई और फिर उसको टेक ऑफ करना पड़ गया। इतने सारे लोगों की जान दांव पे लग गई। तो मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी जो कंपनीज होती है, पावरफुल कंपनीज, अब प्लेन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी पावरफुल है ही भाई, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए पायलट के ऊपर जो है वो पूरा इल्जाम जो है वो डाला जा रहा है, या उनकी गलतियां, ह्यूमन एरर जो है वो बताया जा रहा है, ना कि टेक्निकल एरर। बीच में ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ प्लेन्स थे मेरे ख्याल, नॉट रॉन्ग, बोइंग के थे, वो बोइंग के थे, किसके थे मुझे अभी एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बता देना अगर किसी को पता हो तो। आपको पता होगा कि प्लेन जो है वो ऊपर जाता था और नीचे जो है वो उड़ान के बाद नीचे जो है वो नोज के बल जो है वो गिर जाता था, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था उसके सॉफ्टवेयर में। तब उस समय भी बहुत कितनी बातें जो है वो चली थी, बट कुछ कुछ महीनों के बाद सब चीजें गायब। ये भी कुछ महीनों के बाद ये वाला मुद्दा भी गायब हो जाएगा। तो ये हाईलाइट कर रही है पूरी रिपोर्ट कि हमें कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट को और बेटर तरीके से समझना जरूरी है, मैनेज करना जरूरी है ना। तो क्या ये मैकेनिकल फॉल्ट था या कम्युनिकेशन एरर, ये अभी भी नहीं पता भाई, इस पर अभी भी कंट्रोवर्सी चली रही है। डिजाइन का फ्लॉ था या क्या था, क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल स्ट्रेस कंडीशन के लिए रियलिस्टिक इनफ है कि नहीं है, किसी को कुछ इसके बारे में जो है वो अंदाजा नहीं है। तो बड़ा खतरनाक मुद्दा है यार ये। एक सेकंड गाइस, तो ये चीज है यार। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है बढ़ेंगे। इस पर तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस जो है वो किया हुआ है। बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला ये जो है वो होता जा रहा है, जैसी ऐसी चीजें सामने आ रही है ना, तो उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो होता है यार। अब देखो, लेट्स सी क्या होता है फाइनल रिपोर्ट में, अभी भी रिपोर्ट्स आना बाकी है। आई बिलीव कि और इन्वेस्टिगेशन इस पर जो है वो हो और प्रॉपर हो यार, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। क्या ही बोले अब जो हम बात करेंगे, लिख लो भाई, एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम, एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम, ASTRA मिसाइल सिस्टम। इंडिया ने एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर BVRAAM, BV राम को इंडियन एयरफोर्स में पूरी तरह से शामिल कर लिया है। तो BV राम को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वो लिख लीजिएगा आप, एस्ट्रा बियॉन्ड रेंज विजुअल, एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो हम नाम से में आ रहा है, एयर टू एयर मिसाइल हम लोग को देखने को मिल रही है, इंडियन एयरफोर्स में जो है ये शामिल हुई है। पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई मिसाइल्स हैं। अब हमारे एयरक्राफ्ट से ये मिसाइल जो है वो चलाई जाएगी, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। BV राम, बस इतना याद में रखो, क्वेश्चन आ सकता है BV राम क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये BV राम का पता है आपको, फुल फॉर्म में ही कुछ चीज इसकी छुपी हुई है। जैसे कि एक पायलट है, ठीक है, वो चल रहा है, अब उसको सामने टारगेट दिख नहीं रहा, बट उसको पता है कि टारगेट वहां पर है, तो उसके पास एक रडार होगा। आपको पता है कि पायलट्स के पास रडार सिस्टम होता है, राइट, जो दूर दराज की चीजों को जो है वो
बता देते हैं कि वहां पर कोई चीज है, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो पायलट ने जो वो कंफर्म कर लिया कि वो एनिमी है, तो एनिमी का एयरक्राफ्ट है जो भी, तो पायलट को बट वो आंखों से दिख नहीं रहा है, बट फिर भी वो उसको लॉक कर सकता है। इसमें ये मिसाइल यूज करती है रडार सिस्टम, और उसके थ्रू लॉक और डिस्ट्रॉय कर सकती है अपने ऐसे टारगेट को जिसको पायलट अपनी विजुअल रेंज में नहीं देख पा रहा। कितनी बेहतरीन चीज है, और इंडिया के अंदर ये चीज बना दी गई। देखो लिखा हुआ है इंडिया में, इसी ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, इंडिया में ही बनाया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, ये वही है। जब पायलट अपने टारगेट को नहीं देख पाएगा उसके बाद भी ये मिसाइल जाकर उसको उड़ा देगी, मतलब ये सिस्टम से जो मिसाइल रिलीज होगी वो जाकर सटीक टारगेट पे लगेगी। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया, वो लिख लिया होगा आपने। और अभी इसको Su-30 MKI फाइटर जेट से जो है वो टेस्ट किया गया। बहुत शानदार रोल था इसका डॉग फाइट सिनारियो में, ये बहुत हेल्प करेगा। मतलब पीछे लगे हुए किसी एनिमी को हम लोग जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी रेंज लिख सकते हो आप, 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ये लिख लो। 100 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब 110 किलोमीटर की रेंज लिख लो, अप टू 110 किलोमीटर ऐसा लिख दो। 4 मैक की ये स्पीड प्रोवाइड कराएगा, 4 मैक की स्पीड। मैक का फुल फॉर्म है, मैक की स्पेलिंग है MACH। सुपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड कराता है ये, सुपरसोनिक स्पीड। ये इसके फायदे, और भी इसमें काफी सारी चीजें लिखी हैं बट अपने लिए उतनी काम की नहीं है। हाई एक्सप्लोसिव वो है Su-30 MKI एयरक्राफ्ट इसको लॉन्च किया गया, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फ्यूचर में तेजस और MiG-29 के साथ भी जो है वो इसको वो कर दिया जाएगा, लिखा हुआ है ना, ये MiG-29 तेजस और ये मिराज 2000 के साथ भी जो है वो इसको अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, एनिमी जैमिंग सिस्टम को भी ये बाईपास कर सकता है, पता है इसका डिजाइन इस तरीके से कि एनिमी ने अगर जैमर लगा के रखा है तो उसको भी वो फाइंड आउट कर लेगा। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए ये कि पहले इंडिया को बीवी राम्स के लिए इजराइल, रशिया, फ्रांस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, अब हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिजीनियस है ना। ठीक है, इंपोर्टेड मिसाइल के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट भी कम रहेगी, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो भी अचीव हो रहा है इसके थ्रू। बस दैट्स इट। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन जो है वो कौन कर रहे हैं, इसको डिजाइन और डेवलप तो किया है डीआरडीओ ने, बट इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक चीज ये लिख लेना, एक और बस पॉइंट था इसके अंदर, LOC LAC भी तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे ही करेंगे। वो कहा गया, हाँ ये वाला पॉइंट जो था, नहीं यार हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नहीं, इसमें लिखा नहीं, आप लिख लो अलग से। इस वाले आर्टिकल में जो यहाँ पर है ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा नहीं है वो, आप लिख लो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ऐसे PSU जो है वो इसको बना रहा है। लिखना चाहिए था, बड़ी ये चीज लिखी नहीं है लोगों ने, दूसरे आर्टिकल में लिखा हुआ था ये। तो जो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ आपके सामने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो जानते हैं, मैं एक आर्टिकल को मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो कवर करता हूँ, तो मेरे पास जैसे इस फॉर्मेट में जो है वो नोट्स वगैरह अपने पास रहते हैं टॉपिक्स वगैरह के थ्रू, तो मैं उसको रेफर करता हूँ कि ये चीज़ इसमें नहीं है तो ये मेंशन कर लो। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं है। नेवी के लिए एस्ट्रा नेवल वेरिएंट्स भी अभी डेवलप करने की फिराक में हम लोग, काम चल रहा है, मतलब फिराक में नहीं, मतलब काम चल रहा है। एस्ट्रा मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के PL-12 और एमराम जैसे मिसाइल्स को काउंटर करेगी। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है ना, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो रहेंगे नहीं, और प्लस काउंटर भी करने की क्षमता में रहेंगे। LAC LOC में इसको डिप्लॉय करेंगे, बस ये तो बहुत बेसिक सी चीजें लिखी हुई हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये लिख लो भाई, डेंगू, इंडिया की पहली, इंडिया में बनाई गई डेंगू की वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेंगी ऑल, डेंगी ऑल जो है वो डेंगू की वैक्सीन है, लिख लेना। टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, बाईवेलेंट नहीं है।
टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, बाईवैलेंट नहीं है। इसके बाद आज आप लिख लो साइड में टेट्रावैलेंट वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के टाइप्स, ये लिख लो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ये आज आपको पढ़ना है। सभी चारों प्रकार के डेंगू वायरस स्टीरियोटाइप जो है डेनवी 1 से लेकर डेनवी 4 तक सभी को जो है ये टारगेट करेगा। इसमें वही लाइव वायरस को जो है वो शामिल किया गया है, उससे ये वैक्सीन जो है बनाई गई है। 2 डोज दिए जाएंगे इस वैक्सीन के। इसको किसने जो है वो डेवलप किया है, आईसीएमआर तो जो था वो फंड कर रहा था और साइंटिफिक वे में लीड कर रहा था, बट इसको डेवलप किया है पैनकिया बायोटेक ने, पैनिकिया बायोटेक ने, पेनेशिया ना, पेनेशिया बायोटेक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आएगा इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन। इंडिया सऊदी अरेबिया का फर्टिलाइजर एग्रीमेंट साइन हुआ है 25-26 के लिए, लिख लेना ये वाला टाइटल भी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी पता होनी चाहिए। डीएपी को इंश्योर करेगा कि डीएपी का सप्लाई प्रॉपर हो, डाई एमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, बस इतना ही लिखो बस आप, और कुछ नहीं है इसके अंदर। स्ट्रैटेजिकली मेन फोकस हम कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से ये सप्लाई जो है वो अच्छे से आ जाए, स्पेशली किसका, डीएपी का। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना बस। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई करना। इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम और एनर्जी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के साथ भी लिंक्ड है, ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। और ये है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। ये क्या किया इन्होंने, कैसा पीडीएफ बना दिया, अरे यार ये क्वेश्चन आधा अधूरा यहाँ पर है, ठीक है नीचे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये नीचे लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, है ना। ये बस ये देखो, ये वाला, ये ऊपर यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, फिर इसके नीचे ये सेकंड पार्ट, ठीक है ये दिख रहा है ये। चलो बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।